हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन के अंदर और फिर हम जो अपना सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, जो सरप्राइज आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो चलिए आइए, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सरप्राइज यहाँ पर ये है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ मिशन पीवाईक्यू सीरीज। ये मिशन पीवाईक्यू सीरीज क्या है? इसके अंदर हमारा गोल है दिसंबर के अंदर जेआरएफ, क्योंकि इस बार हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो दिसंबर के अंदर हिस्ट्री में जेआरएफ ज़रूर क्लियर करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पीवाईक्यू है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एनटीए जो है उसी के अगल बगल में पूरा सर्कल में घुमा के उसी के अराउंड जो है आपके क्वेश्चंस को बनाता है। तो यहाँ पर जो ये मिशन पीवाईक्यू सीरीज है, इसके अंदर मैं आपको 2004 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाली हूँ। तो जिससे आपको यहाँ पर होगा ये कि हम जब 2004 से स्टार्ट करेंगे तो एनटीए का वहाँ पर जो लेवल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी था। अब जो एनटीए का लेवल है वो बहुत हार्ड हो चुका है। तो जब हम यहाँ होगा क्या, इजी टू मॉडरेट जाएंगे, फिर हम हार्ड पे चले जाएंगे, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि हम बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फाउंडेशन है वो इन क्वेश्चंस के साथ जो 2004 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक फाउंडेशन आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसे 2004 से स्टार्ट किया है। तो आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका दिसंबर 2004 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, हमारे जो ये पीवाईक्यू की सीरीज है इसको। तो अब यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए लेकर आया है यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलती हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको हैंड ऑन लर्निंग एक्टिविटीज का भी मौका मिलता है, और साथ में अगर आप ये सारी चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको इसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपको वो साइट यहाँ पर बतानी है जो कि नियोलिथिक साइट नहीं है, यानी कि आपको उस साइट के बारे में बताना है जो कि आपकी नवपाषाण साइट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका इसका आंसर है वो हो जाएगा तक्षशिला। अब तक्षशिला जो है आपकी कोई भी नियोलिथिक साइट नहीं है। अब हम जो क्या है ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको भी जानेंगे, ताकि हमें जो है हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो। क्योंकि एनटीए क्या करता है, वो यहाँ पर सिलेबस से हट के कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछता है, उसे बाकी के सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेन जो आपका क्वेश्चन दिया गया है प्रीवियस ईयर में, जो बाकी ऑप्शंस है उनके बारे में भी जानेंगे, जिससे जो हमारा फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो तक्षशिला के बारे में जब हम बात करते हैं तो तक्षशिला क्या है, ये मॉडर्न पीरियड के अंदर ये क्या था, एक लर्निंग सेंटर की तरह इमर्ज हुआ था। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये आज हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि अब ये इंडिया के अंदर नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर जो है काफ़ी लोग पढ़ने आते थे, जैसे कि हम बात करें चाणक्य की, वो भी यहीं पर पढ़ाते थे। इसी के साथ हम बात करते हैं और साइट्स के बारे में। अब जो ये किले गुल मोहम्मद आपको दिख रहा है, ये साइट है, नियोलिथिक साइट है, जो कि कहाँ है, आज के बलूचिस्तान के अंदर है। और ये बलूचिस्तान कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ जब हम मुंडी गाग की बात करते हैं तो ये आपको सदर्न अफगानिस्तान जो है वहाँ पर एक साइट दिखाई देगी। कौन सी साइट, नियोलिथिक साइट। और साथ में मेहरगढ़ जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर आपको बहुत एविडेंसेस मिला है भर भर के, यहाँ पर अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट के आपको एविडेंसेस मिले हैं। और ये कहाँ पर है, ये भी आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है, हम उसको भी फिर पढ़ लेते हैं कि तक्षशिला क्या है, मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर है, जो कि पहले क्या था,
मॉडर्न टाइम पीरियड पे यहाँ पर जो है लर्निंग का ये एक जो मॉडर्न पीरियड था उसमें लर्निंग का ये एक सेंटर था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किले गुल मोहम्मद की, जिसके हमने बारे में बात की, और मुंडी गाग जो है आपकी सदर्न अफगानिस्तान में है, और मेहरगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वो कौन सा वेद है जो कि रेफरेंस देता है आपको म्यूजिक का, तो आप इसका जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सामवेद। अब सामवेद यहाँ इसका आंसर है। चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। सामवेद आपका एक ऐसा वेद है जो कि क्या कंटेन करता है, मेलोडीज एंड चैंट्स को कंटेन करता है। इसी के साथ हम बाकी के वेद जो है हमारे उनको भी यहाँ देखेंगे। जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद आपका ओल्डेस्ट वेद के अंदर आता है। और साथ में आप ऋग्वेद के बारे में क्या जानते हैं, ऋग्वेद जो है आपका उसके अंदर आपको 10 मंडल यानी 10 बुक्स दिखाई देंगी। अब साथ में इसी के हमें ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ पर ये जो बुक्स है इसके अंदर जो 2 to 7 से लेके जो आपकी बुक है वो आपको यहाँ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में रेफरेंस देती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो बुक बच गई यानी कि 1, 8, 9 और आपका 10 जो है वो आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास 4 वेदा होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद की हमने बात की कि यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको मेलोडी, सॉन्ग और चैंट्स दिखाई देते हैं। यजुर्वेद आपका एक ऐसा वेद है जिसके अंदर आपको मंत्र, इंस्ट्रक्शन फॉर रिचुअल ये सब दिखाई देंगे फॉर सेक्रीफाइस। अथर्ववेद जो है आपको इसी के अंदर जो है मैजिकल स्पेल्स जो है, मैजिकल स्पेल्स, चार्म्स ये दिखाई देंगे। अथर्ववेद के बारे में एक और चीज आप जान सकते हैं कि इसके अंदर 99 डिजीज जो है उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया है, तो ये चीज भी आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखिए। फर्स्ट रिएक्शन अगेंस्ट द वैदिक सेक्रीफाइस इज अवेलेबल इन। पहला यहाँ पर जो वैदिक बलि दी जाती है, जो वैदिक बलि की प्रथा है उसके विरुद्ध सबसे पहली बार किसने, कौन से टेक्स्ट के अंदर जो है उसकी अवहेलना की गई है, उसके अगेंस्ट में बात की गई है, तो इसका आंसर आपको यहाँ देना है। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है उपनिषद। तो उपनिषद जो है इसका राइट आंसर है। अब उपनिषद का मतलब यहाँ क्या होता है हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर टू सिट नियर समवन। इसको जो है आप फॉरेस्ट बुक भी बोलते हैं। अब उपनिषद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ ये है कि आपके पास जो है 108 उपनिषद टोटल हैं। अब इसके अंदर से जो 13 उपनिषद है वो आपके मेन माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उपनिषद के बारे में आपको दे दिया है। उपनिषद किस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे वो नॉलेज, कि आप नॉलेज को प्रमोट करता है, वो मेडिटेशन पर ध्यान देने की बात करता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की बात करता है। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दिया है कि आत्मिक बोध की वो यहाँ बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्लेव हैव बीन मेंशन्ड बाय नारद। तो यहाँ पर आप इसका आंसर करेंगे कि जो आपकी नारद स्मृति है, यानी कि या नारद जिसने नारद स्मृति लिखी है, उन्होंने कितने टाइप्स ऑफ स्लेव्स की बात की है, तो इसका आंसर आप जल्दी से देंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है 15। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो आपकी मनुस्मृति है, मनुस्मृति है, उन्होंने भी यहाँ पर क्या बात की है, उसने भी यहाँ बात की है स्लेव्स के बारे में, पर वो यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ स्लेव की बात करती है। पर जब हम बात करते हैं एक बड़ी लिस्ट जो देती है वो यहाँ पर नारद स्मृति देती है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि जो नारद स्मृति है वो आपके 15 टाइप्स ऑफ स्लेव के बारे में बताती है, और मनुस्मृति भी बताती है, पर वो कितने टाइप के, 7 टाइप्स ऑफ स्लेव के बारे में आपको यहाँ बताती है। अब मैंने यहाँ पे 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स जो हैं आपके डाले हैं, उसमें से कुछ देख लीजिए आप कि कैसे कैसे आप जो है किस किस टाइप के स्लेव होते थे। कुछ
स्लेव ऐसे होते थे जिनको युद्ध में बंदी बना लिया गया है, वॉर कैपिटिव, इसी के साथ किसी ने कर्ज लिया है तो उसको यहाँ पर गुलाम बना लिया गया है, इसी के साथ कोई गैम्बलिंग के अंदर हार गया है तो उसको यहाँ पर जो है गुलाम बना लिया है, कोई पॉवर्टी के अंदर था तो उसने खुद को यहाँ बेच दिया, उसको गुलाम बनाया गया, किसी को गिफ्ट कर दिया गया, किसी पर्सन को एज ए स्लेव तो गुलाम बनाया गया। फेमाइन, कैलेमिटीज टाइम पीरियड पे स्लेव इनहेरिटेड, यानी कि जनरेशन से जनरेशन, फॉर एग्जांपल आपके दादा किसी के स्लेव थे, उसके बाद आपके पिताजी हुए, फिर उसके बाद आप भी यहाँ पर स्लेव बन गए। इसी के साथ कैसे और आप स्लेव बनाया जा सकता था आपको, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है और वो किसी की स्लेव है और यहाँ पर जब उसके मास्टर के हाउस में वो किसी को बॉर्न करती है तो यहाँ पर होगा क्या कि आप वैसे ही स्लेव की तरह कहलाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर और भी टाइप के स्लेव्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर यही कि नारद स्मृति जो है डिटेल में आपको बताती है स्लेव्स के बारे में। अब ये भी बताती है कि कैसे आप इस दास प्रथा है स्लेव से जो है मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको यहाँ बताना है कि फर्स्ट लॉ गिवर हु सपोर्टेड द सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप आंसर्स तो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा, बट इसको मैं अगर हिंदी में बताऊं क्योंकि शायद ये हिंदी में नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो पहले फर्स्ट लॉ गिवर। यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास जो है, हमारे पास काफ़ी सारी जो है यहाँ पर लॉ बुक्स हैं। अब जब ये लॉ बुक्स हैं हमारे पास तो इनको किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली लिखा होगा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लॉ मेकर। अब हमारे पास कौन कौन सी बुक्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि मनुस्मृति हो गया। अब जो मनुस्मृति है उसको किसने लिखा है, मनु ने। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, जैसे कि याज्ञवल्क्य हो गया, मनु हो गया, बृहस्पति हो गया, इसी के साथ यहाँ पर मेधातिथि हो गया आपके पास, और नारद हो गया। तब इनके नाम भी किसने इन्हें लिखा है वैसे भी इजी है, जैसे मनुस्मृति यहाँ पर मनु ने लिखी होगी, मेधातिथि स्मृति यहाँ मेधातिथि ने लिखी होगी जो कि गुप्ता टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ है। तो यहाँ पर कहा गया कि वो कौन से लॉ गिवर हैं, यानी वो कौन से लॉ मेकर है जिन्होंने सबसे पहली बार जो है अपने जो टेक्स्ट हैं उनका, यहाँ पे जो लॉ बुक है उसके अंदर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। तो इसका आंसर यहाँ पर जैसे कि मनु हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर और भी टेक्स्ट हैं जो कि बताते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, बट यहाँ पर जो मनु स्मृति है वो टेक्स्ट ऐसा हो जाता है जिसके अंदर ये आपको अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है सबसे पहली बार आपको बताता है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं जिसमें संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन के बारे में नियमों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी बुक्स हैं जो बताती हैं जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मौर्य अभिलेखों में जिस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सी है, यानी कि जो आपको मौर्यन एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, अशोकन एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर कौन सी स्क्रिप्ट का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कौन सी स्क्रिप्ट का यूज नहीं हुआ है, तो आपको नहीं बताना है, यहाँ पर आपको नॉट बताना है। तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है देवनागरी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनको आप ध्यान देंगे कि जब भी हम बात करते हैं अशोका के एडिक्ट्स की तो हमारे पास यहाँ पर 4 एडिक्ट्स अशोका की हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो अशोका की पाकिस्तान के अंदर जो एडिक्ट आपको दिखाई देगी, यहाँ पर ये लिखी गई है कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर, ये आपको खरोष्टी में मिलेगी। कौन सी में, खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये मिलेगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी स्क्रिप्ट तो खरोष्टी है, यानी कि जिस तरीके से इसको लिखा गया है, जैसे आप भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में फ़र्क बता रही हूँ। हम इसको करते हैं यहाँ पर कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में यहाँ क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज हो गई जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, और स्क्रिप्ट यहाँ पर होता है जिसमें हमने उसे यहाँ लिखा है, राइट। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, आप वो मैसेज जो है आप यहाँ हिंदी में लिख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप कैसे हैं,
बट उसको आप बोल हिंदी में रहे हैं, लैंग्वेज आपकी क्या है हिंदी, बट उसको आप कौन सी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं वो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो यहीं पर जो जब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसके अंदर आपने उसे लिखा है, और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में आपने बोला है। तो जो अशोका की एडिक्ट्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है, यानी बोलने की जो भाषा है वो यहाँ पर प्राकृत है, बट लिखी वो अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर है। जैसे जब पाकिस्तान के अंदर हम मनसेरा एंड शहबाजगिरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट में दिखेगा, और ऐसे ही जब हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा ग्रीक एंड अरेमिक के अंदर। और इसके अलावा जो बाकी की एडिक्ट्स बचती हैं जो इंडिया के अंदर है, ये कहाँ है, इंडिया से बाहर, पाकिस्तान अफगानिस्तान। बाकी जो आपको इंडिया के अंदर दिखेगी वो आपको किसके अंदर दिखेगी, यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये दिखाई देती है। तो ये आपको एक मेन चीज़ है। अगर आपको ये बात पता है तो इसके अलावा आपसे कोई भी लैंग्वेज पूछ ले, अगर आपको ये पता है कि नहीं अशोका की एडिक्ट जो है वो तो सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर क्या है स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर 3 देखने को मिलती है, खरोष्टी हो गई, यहाँ पर आपकी ग्रीक एरेमिक हो गई, और साथ में ब्राह्मी। तो इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आपसे पूछे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देवनागरी को एलिमिनेट कर देंगे, और वैसे भी मॉडर्न टाइम पीरियड पे देवनागरी वैसे भी नहीं आया था, तो ये वैसे भी यहाँ पर इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने कहा, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इनको मैच करना है, तो जल्दी से आप इन्हें करिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, हम चलिए मैच करते हैं। अब सेनानी जो है वो किससे हो जाएगा, यहाँ पर इंद्र से हो जाएगा। अभी क्यों हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी। पुरोहित जो है आपका यहाँ पर अग्नि से हो जाएगा, और इसी के साथ यजमान हो जाएगा आपका बृहस्पति से, और गृहमनी जो है ग्रामिणी जो है आपका यहाँ पर मरुत से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमने इसे मैच किया, ये क्वेश्चन किस तरीके से आया। अब जो सेनानी होता है वो सेनानी क्या होता है, वैदिक टेक्स्ट के अंदर जो सेनानी है उसे क्या बोला गया है कि वो मिलिट्री लीडर है, वो कमांडर है। तो इसीलिए उसे एसोसिएट किससे किया गया है, गॉड इंद्र से, यानी कि किंग्स ऑफ गॉड। अब इसी के साथ जो पुरोहित है, पुरोहित यानी कि क्या होता है, प्रीस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रीस्ट जो है वो एसोसिएट होता है किससे, डाइटी जो है हमारे अग्नि देवता से। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप यज्ञ करा रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जब हम यज्ञ कराते हैं तो उस टाइम पे सबसे पास में जो भी वहाँ पे यज्ञ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कौन है, प्रीस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो यहाँ पर क्या है, बीच का काम करता है, यहाँ पर बातें पहुँचाने का काम कौन करता है, यहाँ पर हमारा प्रीस्ट ह्यूमन एंड गॉड्स के बीच में। तो यहाँ पर पुरोहित से जो है यहाँ पर जो अग्निदेव हैं वो हो जाएंगे। इसी के साथ ग्रामिणी जो है यहाँ पर विलेज हेड, जिसे मरुत से लिंक किया गया है, और यहाँ पर जो यजमान है उन्हें किससे, बृहस्पति जो है उनसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने इसे हिंदी में भी दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसको आप जल्दी से पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तिनानी अप्लाइड, यानी जो तिनाई का सिद्धांत है का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो आप इसका जल्दी से आंसर यहाँ करेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाता है तमिलकम। तो तमिलकम इसका राइट आंसर है, जैसा हमने बताया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तिनाई होता क्या है। तो तिनाई का मतलब मैं अगर बताऊं आपको तो ये होता है टाइप्स ऑफ लैंड, यानी कि एक लैंड का ये टाइप होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि तिनाई जिसको तिनानी जिसको आप तिनाई भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये एंशिएंट तमिल संगम लिटरेचर के अंदर टाइप ऑफ लैंड की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि तिनाई, यहाँ पे बोला है टाइप्स ऑफ तिनाई, यानी कि इसका मतलब है टाइप्स ऑफ लैंड्स, यानी कि टाइप्स ऑफ लैंड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि आप बताइए किस किस टाइप के आपके पास तिनाई है या किस किस टाइप के आपके पास यहाँ लैंड है, तो यहाँ पर जैसे कि एक तिनाई क्या हो जाएगी, कुरुंजी, यानी एक टाइप ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, कुरुंजी। अब कुरुंजी कैसी लैंड होगी, जहाँ पर जो है एक ऐसी लैंड, एक ऐसी भूमि जहाँ पर क्या है, माउंटेन है। अब मुलाई क्या हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी लैंड जहाँ पर जो है फॉरेस्ट है।
यहाँ पर मरुथम क्या हो जाएगा, फार्म लैंड, यानी कि यहाँ खेत होते हैं। और नियथल क्या हो जाएगा, सी शोर, समुद्र तट वाली जो लैंड है आपकी। और पलाई यहाँ पर हो जाएगा जो आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान वाली लैंड। अब यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ लैंड बताया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अभी जब हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड आपको भर भर के क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे ही आज से ही स्टार्ट को आप याद कर लीजिए। अब मैं आपके लिए यहाँ पर इमोशंस भी लेकर आई हूँ, तो इमोशंस को भी ज़रूर आप याद करें। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कुरंजी क्या है, माउंटेन वाली लैंड है। तो इसको कैसा इमोशन है, इसके पीछे सीक्रेट यूनियन यानी गोपनीय प्रेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको याद करना चाहते हैं कि या पहाड़ पर मिलना। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या बोला यहाँ कि अगर आपको कुरिंजी याद करना है तो आपको पता है कि माउंटेन की बात हो रही है। अब माउंटेन से हमने क्या बोला कि आप कैसे याद रख सकते हैं, सीक्रेट यूनियन, यानी आप पहाड़ पे मिलना, तो यहाँ पे गोपनीय प्रेम, सीक्रेट यूनियन हो गया। नेक्स्ट मुलाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड हो जाएगा। अब फॉरेस्ट लैंड से क्या इमोशन याद रखेंगे, अब जंगल। अब यहाँ पर जो राम जी है उन्होंने वनवास काटा था जंगल में, एक प्रतीक्षा का यानी एक वेटिंग का सिंबल आपको देता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा फार्म लैंड, यानी फार्म लैंड से आप डोमेस्टिक लाइफ को याद कर सकते हैं। देन सी शोर जो है आपका सेपरेशन को दिखाता है। कैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि सी शोर यानी कि दो किनारों पे अगर कोई खड़ा है, एक उस किनारे पे किस किनारे पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेपरेशन को वो दिखाएगा। डेजर्ट, यहाँ पर डेजर्ट के अंदर कैसी लाइफ होती है, बेसिकली हार्डशिप को ये यहाँ पर शो करेगा। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लेटर पार्ट ऑफ कादम्बरी वॉज रिटन बाय। यहाँ पर बताना है कि जो कादम्बरी जो है उसको का जो लेटर पार्ट है वो किसने लिखा था। तो जल्दी उसका आंसर आप जल्दी से यहाँ दीजिए। तो कि इसका जो आंसर है वो यहाँ भूषण हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कादम्बरी के बारे में, जो ये बुक है। अब देखिए जो कादम्बरी आपकी बुक है इसको किसने लिखा। अब इस बुक को यहाँ पर लिखा था बाना ने। अब बाना कौन थे, तो बाना यहाँ पर थे जो हर्षवर्धन थे, उनके कोर्ट पोइट। अब हुआ ये बात ये बनी कि इन बाना जब इस कादम्बरी बुक को लिख रहे थे तो यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी जो बुक है जो सिर्फ आधी लिखी गई थी, जिसका जो बाकी का पार्ट बचा था तो उसको किसने लिखा, जो इनके बेटे थे यहाँ पर, जो इनके सन थे यहाँ भूषण, उन्होंने बाकी की बुक को जो है यहाँ कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि जो कादम्बरी है उसका बाकी का पार्ट यहाँ उनके बेटे भूषण ने लिखा। अब यहाँ पर जो इसके बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है जो बाना ने लिखा है तो उसको आप क्या बोलते हैं, पूर्व भाग, यानी कि आगे का भाग, स्टार्टिंग पार्ट। और इसी के साथ जो इनके बेटे ने लिखा है उसको आप बोलते हैं उत्तर भाग। उत्तर मतलब लेटर जो पार्ट है यहाँ पर उनके बेटे ने लिखा है जिसको आप उत्तर भाग बोलते हैं। अब यहाँ पर थीम क्या है इस बुक की, तो ये एक रोमांटिक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जो हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आपको उस चोला किंग के बारे में बताना है जो कि डिवोटी थे शैविज्म के अंदर, बट उन्होंने पेट्रोनाइज किया हुआ था बुद्धिज्म को भी। तो आपको यहाँ पर इस बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है राजेंद्र वन। अब यहाँ पर जो राजेंद्र वन है उनके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो स्टॉन्च शेवाइट थे यहाँ पर, बट उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म जो है उसको पेट्रोनाइज किया। यहाँ पर अगर बात करें उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कराया, बुद्धिस्ट विहारा बनवाए, कहाँ पर, नागापट्टनम के अंदर। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सेगमेंट्री स्टेट है चोला स्टेट का, जो चोला स्टेट को सेगमेंट्री स्टेट जो है किसने कहा है, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बर्टनस्टीन। अब जो ये बर्टनस्टीन है इन्होंने यहाँ पर चोलास को क्या बोला है कि जो चोला का स्टेट है ना वो यहाँ पर डिवाइडेड है, मतलब जो पावर है यहाँ पर वो बटी हुई है। कैसे, यहाँ पर जैसे कि मेन हेड यानी कि जो मेन जो अथॉरिटी है वो तो किंग के पास है, पर किंग ने यहाँ पर पावर को कैसे डिवाइड किया है कि यहाँ पर कुछ लोकल यूनिट्स हैं जिनको भी यहाँ पर जो विलेज लेवल पर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो बर्टनस्टीन है उन्होंने तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है सेगमेंट्री स्टेट का, बट आपको यहाँ साउथ होल को लेके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ जो साउथ होल है उन्होंने भी क्या दिया है, सबसे पहली बार सेगमेंट्री स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। बट यहाँ पर जो उन्होंने
सेगमेंटरी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ये उन्होंने यहाँ दिया था अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने कॉइन्स जो है, जिन कॉइन्स का क्या नाम है, पना एंड माशक नाम के जो कॉइन्स है उनको यहाँ पर लेकर आया था, इशू किया था। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हो जाता है मौर्यास। तो मौर्यास जो है उन्होंने ये दोनों टाइप के कॉइन्स चलाए थे। अब जो पाना जो कॉइन है यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, ये एक सिल्वर कॉइन था आपका। और इसी के साथ जब हम माशक की बात करते हैं तो माशक आपका क्या था, स्मॉल कॉपर कॉइन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने दिया है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको उस फॉरेन ट्रैवलर के बारे में बताना है जो कि इंडिया आया और यहाँ से उन्होंने जो यहाँ पे इंडिया के टेक्स्ट हैं जो उनको लेकर गया और उसके बाद उन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया, यानी कि उन्होंने एक्सचेंज किया लेटर्स का। तो उनके बारे में आपको यहाँ बताना है, यानी कि वह विदेशी यात्री जिसने अपने देश लौटने के बाद भारतीय प्रतिपक्षों से पत्रों का आदान प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हुआन त्सांग। अब जो हुआन त्सांग हैं उनको आप जो है ज़ुआंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने ऐसा किया था। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है आए थे किन के टाइम पीरियड पे, जो हर्षवर्धन हैं, हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया आए थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें 7वीं सेंचुरी के अंदर यह है। अब ये जो है बुद्धिज़्म में काफ़ी बिलीव करते थे। किसके अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर ये काफ़ी बिलीव करते थे। बुद्धिज़्म की तलाश में, बुद्धिज़्म की नॉलेज को जानने के चक्कर में ये इंडिया में यहाँ पर आए। और इन्होंने यहाँ पर जो है, जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे, ट्रांसलेटर थे। ये इनका टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर दिया है कि इस टाइम पीरियड पे आए, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए, जैसे हमने देखा। अब यहाँ से जब ये गए तो कम से कम जो है इन्होंने 657 इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट चाइना लेकर गए, जिनके काफ़ी टेक्स्ट इसमें से क्या थे, संस्कृत में थे, जिन्हें बाद में इन्होंने चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट किया। और जो बुद्धिज़्म है वो आज चाइना में इसी वजह से हम कह सकते हैं फैल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेस है बुद्धिज़्म का वो यहाँ पर जो हुआन त्सांग है उन्होंने दे दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ आपको बताना है कि असर्शन एंड रीजनिंग है। तो जल्दी से बताइए, पढ़िए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन सेकंड की, यहाँ पर मेंशन करती है हर्षा एज ए वेरी पॉपुलर रूलर। तो ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है हाउ एवर इट हैपन्स टू बी एन अकाउंट ऑफ हिज डिफीट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, पढ़िए। ओके, तो अब इसके राइट आंसर पे हम चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये दोनों के बारे में बताती है, यानी कि हर्षवर्धन जो है उनको पॉपुलर रूलर कहती है, पर ये डिफीट के बारे में बताती है। और इनको डिफीट किसने किया था, पुलकेशिन सेकंड में ही बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, उस वहाँ पर जो है इनको डिफीट किया गया था, जिससे जो है दोनों के बीच में जो एरियाज है वो डिवाइड हो गए थे कि जो हर्षवर्धन है वो नर्मदा से ऊपर रूल करेंगे इंडिया के अंदर, और नर्मदा से नीचे का पार्ट जो है वो पुलकेशिन सेकंड का हो जाएगा। अब जो ये अहोल इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एग्जामिनेशन में बार बार ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसको किसने लिखा है, कंपोज किसने किया है। तो रवि कीर्ति जो हैं यहाँ पर कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन सेकंड के, उन्होंने इसे कंपोज यहाँ किया है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये है कि ये जो अहोल इंस्क्रिप्शन है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको ज़रूर करके आना है कि किसकी है, इसे किसने कंपोज किया है, इसके किस बारे में इसमें लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है। यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और यहाँ पर यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और यहाँ पर उनके ऑथर दिए गए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं।
तो चलिए इसका जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं, पहले यहीं से ही हम कर लेते हैं। तो जो दंडिन है उन्होंने यहाँ पर कौन सी बुक लिखी है, दश कुमार चरित लिखा है। वाकापति ने यहाँ गोडावाहो लिखा है। ये गोडावाहो जो बुक है ये अभी भी आपको रिसेंटली 2023-24 में बहुत इजीली बुक देखने को मिलती है। तो आप देखिए 2004 से ये बुक जो है रिपीट हो रही है, इसका प्रीवियस ईयर जो है ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। देन उसके बाद अश्वघोषा भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, जिसको किसने लिखा है यहाँ पर जो अश्वघोष हैं उन्होंने क्या लिखा है, बुद्धचरित यहाँ लिखा है। राजशेखर ने यहाँ पर कर्पूर मंजरी को लिखा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि जो इंडिगो प्लांटेशन है यहाँ पर मेडिवल पीरियड में वो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होता था, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आंसर यहाँ पर इसका गुजरात हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो अब्दुस समाद है ये यहाँ पर जो है अकबर ने इन्हें पेट्रोनाइज किया हुआ था, तो ये एक्चुअल में क्या थे, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटर। तो जो अब्दुस समाद है उनको जो है हुमायूं लेकर आए थे अपने टाइम पीरियड पे, बाद में जो है अकबर ने इन्हें पेट्रोनाइज किया एज ए पेंटर। अब नेक्स्ट हमारा है कि ऑफिस ऑफ पेशवा बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ कौन, किसके टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं जो पेशवा का पद है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, तो आपको वो बताना है। एंड हम कह सकते हैं कि हेरिडिटरी हो गया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शाहू। अब यहाँ पर जो पेशवा का पद है, सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कि जो शिवाजी हैं उन्होंने यहाँ पर लेकर आए थे यहाँ पर 8 मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पेशवा उनके टाइम पीरियड पे आए थे तो वो मोरोपंत त्रिभंग पिंगले थे। उसके बाद तक जो है पेशवा जो मतलब जो बाकी जो 8 मिनिस्टर्स थे ये क्या थे, ये अपनी कैपेबिलिटी, ये कितने कैपेबल है उससे आते थे। बट उसके बाद जो पेशवा का पद है वो हेरिडिटरी हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक बुक है यहाँ पर रज़मनामा, तो ये क्या है, यहाँ बोला गया है कि इसको पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। मतलब पहले ये बुक संस्कृत के अंदर थी, बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन के अंदर, किसके टाइम पीरियड पे, अकबर के टाइम पीरियड पे। तो ये जो ट्रांसलेट की गई है ये बुक संस्कृत से पर्शियन में, तो पहले ये कौन सी बुक है, तो आपको उस बुक के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो महाभारत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो आदि ग्रंथ है आपको बताना है कि आदि ग्रंथ जो है किसने लिखा है। तो जल्दी से आप यहाँ इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है गुरु अर्जुन देव जी। तो यहाँ पर जो आदि ग्रंथ है 1604 के अंदर उन्होंने लिखा था, यहाँ जो कंपोज किया था। अब जो अर्जुन देव जी हैं वो सिख गुरु के अंदर 5th गुरु माने जाते हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो अर्जुन देव जी यहाँ राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो इसको आप खलजी जो है कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा जो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है मसाहत। मसाहत के अंदर आपको हाफ ऑफ द लैंड प्रोड्यूस जो है वो स्टेट को देना पड़ता था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के लिए एक जो हमारे एंशिएंट मेडिवल टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसके ऊपर एक जल्दी से क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है क्लियर नहीं होता ये वाला पार्ट, तो इसको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको जो है जल्दी से करेंगे। तो यहाँ पर मसाहत जो है वो राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल ऑन पर्शियन मॉडल। तो इसमें से कौन सा फेस्टिवल है जो मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन मॉडल के ऊपर, मतलब पर्शियन वो फेस्टिवल था। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है नवरोज़। अब यहाँ पर जो नवरोज़ फेस्टिवल है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसको जो स्टार्ट है वो किसने किया था, यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी के गियासुद्दीन बलबन ने। तो यहाँ पर गियासुद्दीन जो बलबन है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इसके बाद जब हम इसके एंड की बात करते हैं, यानी इसको बैन किसने कर दिया था, तो बेसिकली औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया था। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया तो आप देख सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो अमीर खुसरो है वो अपनी कौन सी राइटिंग यानी कौन सी अपनी बुक के अंदर बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन। तो जल्दी से जो है आप इसका आंसर बताएंगे। अमीर खुसरो एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी बुक्स के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर बुक्स जो है पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर खजानुल फुतूह हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बुक्स जो है इनके अंदर क्या डिटेल है वो लेकर आई हूँ। जैसे जब हम बात करते हैं किरणुस्सुद्दीन की, तो ये बुक 301 के अंदर लिखी गई थी। इस बुक के अंदर क्या है, क्वारल बताया गया है, क्वारल एंड रिकाउंसिलेशन बिटवीन सुल्तान कैकुबाद एंड उनके जो फादर है बुगरा खान के बारे में। नेक्स्ट नूसिफर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन देती है सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। नेक्स्ट तुगलकनामा की जब हम बात करते हैं तो ये बुक क्या है, बताती है राइज टू पावर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट बुक यहाँ पे हमारी है खजानुल फुतूह, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट यानी जिसको हम दक्कन कॉन्क्वेस्ट भी बोल सकते हैं उसके बारे में बताती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ विजयनगर रूलर्स। तो विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने किसको जो है स्टेट लैंग्वेज बनाया था, उसके बारे में आपको जल्दी से बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कन्नड़। तो कन्नड़ जो है वो स्टेट लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि विजयनगर ने बेसिकली सारी लैंग्वेज को जो है यहाँ पर पेट्रोनाइज किया होता, बट जब हम बात करते हैं कन्नड़ की तो वो क्या थी, प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का दर्जा जो है उसको मिला था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उस, आपको बताना है उस यूरोपियन के बारे में जिन्होंने क्या किया था, दारा शिकोह के साथ आर्टिलरी के अंदर यानी कि जो तोप खाने होते हैं उनमें कार्य किया था। तो ये आपको बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन करिए। तो बताइए किसने जो है यहाँ पर ये काम किया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है मनुकी। तो मनुकी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक इटालियन ट्रैवलर थे और इसी के साथ इससे पहले दारा शिकोह के साथ यही काम जो है हेनरी बर्ड जो है वो कर रहे थे। नेक्स्ट आपको बताना है तरकत यानी कि तरकात जिसको हिंदी में लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका सी। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर है सी यानी प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय मुस्लिम विदाउट हियर। यानी कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसके अंदर क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि छूट चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल मुस्लिम था तो उसका यहाँ पर कोई हियर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो जो लैंड है वो यहाँ पर छोड़ी गई संपत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि तरकत क्या होता है, यहाँ पर ये एक अरेबिक वर्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी जो कोई मुसलमान है उन्होंने अपने द्वारा छोड़ी गई लैंड क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द ऑथर ऑफ फेमस बुक त्रिधाभिरमम किसने लिखी है। तो इसका जल्दी से आप आंसर बताएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है श्रीनाथ। तो यहाँ पर श्रीनाथ को आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सीक्वेंस यहाँ पे बताना है हर एक किसी का। तो जल्दी से जो है यहाँ पर क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ। तो ये आप हिंदी में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्थ ऑफ अकबर। तो ये कब हुआ, 1542 में। अराइवल ऑफ वास्को डिगामा, कब वो यहाँ आए, 1498 के अंदर इंडिया आए। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, तो वो कब होता है, 1675 के अंदर। और इसी के बाद जब हम बैटल ऑफ खानवा की बात करते हैं तो बाबर ने इसको फाइट को लड़ा था, कब, 1527 के अंदर। तो सबसे पहले इवेंट यहाँ पे क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। जो आपने अगर प्रीवियस ईयर पहले लगाया है तो आप समझ गए होंगे कि काफ़ी बार ये रिपीट होता है।
तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि मेरे लिए काम आई थी मेरे टाइम पीरियड पे, तो देखते हैं आपके लिए कितना काम आती है। तो चलिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ देखिए, हिंदी में देख लीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो सी हो जाता है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब हम बात करते हैं पेशवा, तो पेशवा पूना आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि पूना कहीं ना कहीं मेन सेंटर था, तो वहाँ पे पूना। जब हम बात करते हैं भोसले की, तो आपको इसको कैसे याद कर सकते हैं? हौसला। हौसला मतलब ताकत समथिंग। तो हौसला जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? नागपुर। तो इसमें आप यहाँ पे नाग देख सकते हैं। तो अगर आप नाग देख लेते हैं, यानी आप एक स्नेक देख लेते हैं, तो उसके लिए आपको हौसला यहाँ चाहिए होता है। उसको कैसे टैकल करना है उस चीज़ को, तो आपको आपके अंदर हौसला होना चाहिए। हौसला होना चाहिए, पता नहीं यहाँ समझ पा रहे होंगे बच्चे। तो नाग अगर आपने देख लिया है तो आपके पास एक हौसला होना चाहिए। नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ होलकर की, तो उसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि होलकर, होलकर से आप इसको बोलकर बना लीजिए। बोलकर और इंदौर से आप जो है इंडोर से आप बना सकते हैं, इनसाइड बना सकते हैं, या तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप इनसाइड, आपको अंदर आना है, तो ऑब्वियसली आप बोलकर से मतलब आप नॉक कर सकते हैं कि नॉक करके आएंगे, बोलकर यानी पूछ कर आएंगे, तो बोलकर से आप यहाँ इंदौर कर सकते हैं, यानी इनसाइड समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा गायकवाड़ यानी बड़ौदा। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है हरियाणवी फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे कवाड़ मीन यहाँ होगा एक गेट, जिसको मुझे नहीं पता कि और किसी की लैंग्वेज में भी कवाड़ वर्ड यूज़ होता होगा। तो यहाँ पर कवाड़ से गेट हो जाएगा। अब कवाड़ जो है वो बड़ा, तो यहाँ पर बड़ौदा से आप बड़ा कर सकते हैं। तो एक ट्रिक थी, सिंपल ट्रिक, जिसको मैंने यूज़ किया था, तो चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल वो होगा। तो ये एक ट्रिक है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, देखते हैं क्या होता है इससे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असर्शन रीजनिंग आपको यहाँ बताना है कि कौन, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो यहाँ बोला गया है कि जो जब्ती सिस्टम है वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? अकबर ने। तो आपको बताना है ये सही है या गलत। देन यहाँ पूछा है कि अकबर जो है wanted to collect the average of both the crops and the crops rates of last 10 year। तो इसका जल्दी से आप बताएंगे। और जैसा मैंने कहा कि लैंड रेवेन्यू पे मैं बहुत जल्दी क्लास लेके आऊँगी, तो यहाँ पर उसके लिए जल्दी से एक क्लास आएगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो दोनों ठीक हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाँ अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ 10 ईयर वाला जो देसाला सिस्टम है वो भी यहाँ पर वो चाहता था और उन्होंने किया। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो जाती है। एक ही बारे में बात हो रही है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो देसाला सिस्टम है ना, वो जो जब्ती सिस्टम था उसका एक्सटेंडेड वर्जन था, तो आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन, जो तालुकदारी सेटलमेंट है वो कहाँ पर जो है लागू की गई थी? तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है अवध। तो अवध के अंदर की गई थी। नेक्स्ट पूछा गया है हु वॉज नॉट ए फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। तो जल्दी से आप इसका आंसर जो है बताएंगे। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, पहले आप हिंदी में था, कोई नहीं आंसर देख लिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका राइट आंसर है। क्यों? तो जरा देख लेते हैं। तो 1906 जिस टाइम पे मुस्लिम लीग बनी थी, उस टाइम पे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वो क्या थे? यहाँ पर पार्ट थे किसका? आईएनसी का। और यहाँ पर वो सेक्रेटरी थे दादा भाई नरोजी के। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दादा भाई नरोजी, तो उनका पार्ट थे। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ जान लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में भी। अब जो मुस्लिम लीग है वो कब बनी थी? दिसंबर के अंदर बनी थी, ढाका के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कब? 1906 के अंदर। अब जो मुस्लिम लीग है उसके काफ़ी सारे फाउंडर्स थे, कुछ तो यहाँ दिए ही हुए हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो लखनऊ में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसका फर्स्ट सेशन है, यानी कि 1907 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट सेशन इसका हुआ था कराची के अंदर। एंड जो सेकंड आपका है, सेकंड सेशन आपका यहाँ इसका हुआ था 1908, कहाँ? अमृतसर के अंदर।
तो यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ जो मुस्लिम लीग है उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ज्वाइन किया, तो हम ज्वाइन देख लेते हैं। तो उन्होंने 1913 के अंदर इसे ज्वाइन किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1920 तक, कब तक यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1920 तक वो जो कांग्रेस है उसका भी पार्ट रहे थे और जो मुस्लिम लीग है उसका भी। बट 1920 में हुआ क्या था कि उन्होंने यहाँ पर जो है आईएनसी जो है उससे इस्तीफा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो जैकोबिन क्लब है श्रीरंगपट्टनम के अंदर, उसको 1797 के अंदर किसने इस्टेब्लिश किया था। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएंगे। ओके, हिंदी में भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है टीपू सुल्तान। तो आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में बता देती हूँ। जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उस टाइम पीरियड पे। वैसे भी इंडिया के अंदर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के दुश्मन इंडिया में कौन थे, फ्रेंच थे। तो यहाँ पर जो टीपू ने सुल्तान जो है उन्होंने हेल्प भी ली थी फ्रेंच से। यहाँ पर हैदर अली ने भी उनसे लिया था यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर जो है उसी टाइम पे उन्होंने जैकोबिन क्लब का जो है यहाँ पर स्टैब्लिश किया था श्रीरंगपट्टनम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हिंद मजदूर संघ है जिसको आप क्या बोलते हैं, HMS भी बोलते हैं, उसको किसने जो है यहाँ पर, उसके कौन फाउंडर थे। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है JL नंदा, जिन्होंने कब स्टैब्लिश किया था यहाँ पर 1948 के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है इंडिया के अंदर वो कब इस्टेब्लिश की गई, अहमदाबाद के अंदर। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देन अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जितना मैंने देखा, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया है, तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो 1861 होना चाहिए, जो कि वहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया है। और यहाँ पर जो है इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब तो आप देख सकते हैं इसका खुद भी, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर यही जो है इसका आंसर देखा है तो आप देख सकते हैं। और जो ये अहमदाबाद के अंदर जो फैक्ट्री थी, इसका जो नाम था वो अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाबा रामचरण दास जो है वो मतलब कि कौन से लीडर थे, किस चीज़ के वो लीडर थे, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है पीजेंट के वो लीडर थे। तो जो बाबा रामचंद्र है वो अवध किसान सभा जो थी, जो कि कहाँ पर, यूपी में थी, यूपी में स्टार्ट की गई थी, उससे जुड़े हुए थे। एंड वो किसका, पीजेंट का यहाँ पर सपोर्ट जो है करते थे। तो ये इसका पीजेंट राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द क्रेडिट ऑफ द विक्ट्री ऑफ पोर्टो नोवो गोज टू द ब्रिटिश जनरल। कौन से ब्रिटिश जनरल को जो पोर्ट नोवो जो है युद्ध हुआ था, उसका जो क्रेडिट है कौन से यहाँ पर ब्रिटिशर को जाता है। जल्दी से आप आंसर बताएंगे, देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पोर्टो नोवो की, तो ये जो फाइट है ये किस किस के बीच में हुई थी, सर आयरकूट, यहाँ पर इनका मतलब सर तो खैर क्या ही लगाना, छोड़िए। तो यहाँ पर आयरकूट जो कि क्या थे, यहाँ पर ब्रिटिशर थे। और इसी के साथ ये फाइट किसके बीच में हुई थी, जो हैदर अली हैं यहाँ पर मैसूर के, उनके बीच में ये जो फाइट है ये हुई थी। अब ये कब हुई थी, ये 1781 के अंदर हुई थी। इसको हम जो है बैटल ऑफ चिंदरबलन समथिंग भी बोलते हैं। तो आप देखें, अब ये जो फाइट है इसकी यहाँ पर जो हैदर अली है यहाँ पर वो हार गए थे। कैसे यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस थी हैदर अली के पास, पर यहाँ पर जो आयरकूट है, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी उनके पास, तो उन्होंने यहाँ पर उनको हरा दिया था। तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो भी इसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं यहाँ पर, उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर है उसको एडिट किया था। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे प्रॉब्लम दिखी। तो आप देखिए, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि आज जो राजा राम मोहन रॉय हैं तो संवाद कौमुदी हो गई, तो उन्होंने उसको यहाँ पर जो है
किया था, मिरातुल अकबर हो गया, उसको एडिट किया था, फाउंडर थे वो उनके। और इसके अलावा मुझे उन ऑप्शंस में से कोई नहीं लगता, तो आप देख सकते हैं। और बाकी मैंने याद दिया, जैसे कि समाचार दर्पण उनसे रिलेटेड नहीं था, ये सीरमपुर मिशनरीज ने स्टार्ट किया था। नवशक्ति जो है ये बाद में आया। युगांतर और वंदे मातरम भी जो न्यूज़पेपर है वो उन्हीं के बाद देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये जो सोसाइटी है ये इन्होंने कब बनाई? तो इसका आंसर है 1905 के अंदर उन्होंने इसे बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कौन है जिन्होंने जो बंगाल का पार्टीशन है उसको अपोज किया, बट बाद में इन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया? तो जल्दी से आप जो इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो ओके, तो इस जिसका राइट आंसर है वो अरबिंदो घोष। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या होती है, 1905 के अंदर हो गया था यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर दिया था यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है, सिचुएशन यहाँ ऐसी बनती है कि यहाँ पर हो गया स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। अब जब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के जिस लीडर ने यहाँ पर जो है हमारे सामने आए वो थे अरबिंदो घोष। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसी टाइम पीरियड पे जब स्वदेशी मूवमेंट को 1-2 साल चला, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। जब ये एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइम पीरियड पे अरबिंदो घोष जो है उनको यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। जब उनको जेल में डाल दिया गया तो यहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर जो है किया गया। अब टॉर्चर काफ़ी किया गया, बट चलो जेल से वो छूट गए। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पॉलिटिक्स है उससे वो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने यहाँ से संन्यास जो है ले लिया। उन्हीं के साथ एक और थे बिपिन चंद्र पाल जिन्होंने सेम टाइम पीरियड पे जो है संन्यास ले लिया था। तो अरबिंदो घोष यहाँ इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज जो है उसके फाउंडर यहाँ कौन थे, किन्होंने इसे स्टार्ट किया था? जो जल्दी से आप जो है इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो इसका आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले, अब ये जो है स्टार्ट किया गया था 1873 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे जो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो सत्यशोधक समाज है इसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या था वो हम देख लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि हमें जो है कास्ट सिस्टम जो है उसको यहाँ पर अगेंस्ट में जाना है और हमें यहाँ क्या प्रमोट करना है, हमें एजुकेशन को, सोशल राइट्स को। सोशल राइट्स के लिए फॉर एग्जांपल जो ऐसे सेक्शंस हैं जो दलित हैं, शूद्र हैं, वुमेन हैं, ये सब के लिए हमें जो इनके राइट्स के बारे में बात करनी है, एजुकेशन के बारे में बात करनी है, जिसे किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फुले ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो कहाँ पर पास किया गया था? तो जल्दी से आप जो है इसका आंसर मुझे बताएंगे। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर है लाहौर। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात, इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। कब पास किया गया? 1940 के अंदर। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं वो यहाँ पर क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अब और यहाँ पर हमें क्या जानने वाली बात है कि यहाँ पर पहली बार ये कहा गया कि हमें जो है हमारी अलग जो है हमारे अलग हमें स्टेट बना के दो। तो यहाँ पर ये बात की गई। अब यहाँ पर कराची के बारे में बात कर लेते हैं। कराची सेशन आपका 1944 में हुआ था, जहाँ पे बोला गया था कि डिवाइड एंड क्विट का जो स्लोगन है वो यहाँ पर ला दिया गया था। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको अरेंज करना है यहाँ पर जो मैंने आपको जो 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया है कि हर बार यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर जो है उस वीडियो को देखना, कौन से क्वेश्चन जो हैं अभी आपको लगता है इस क्लास से आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है जो एंग्लो वॉर्स हैं उनको। तो यहाँ पर आप देखिए, जल्दी करिए।
तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाता है। जैसे अब हम देखें, जो थर्ड मराठा वॉर है वो 1817 से 1818 के बीच हुआ, फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 से 26, और यहाँ पर फर्स्ट अफगान वॉर 1839 से 42, और यहाँ पर फर्स्ट सिख वॉर कब हो जाता है आपका 1845 से लेके 1846 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग है। यहाँ असर्शन में पूछा गया है कि जो गांधी जी हैं वो उन्होंने सपोर्ट किया किसको, खिलाफत मूवमेंट को। देन यहाँ पर रीजन ये दिया गया है कि वो किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के वो अगेंस्ट थे। ये क्वेश्चन हिंदी में है, आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, प्लस साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पर आपको नेम दिए गए हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं आपको उनके बारे में बताना है। ये हिंदी में मैंने आपको दिया है, तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो केसी यानी केशव चंद्र सेन है वो जुड़े हैं आदि ब्रह्मो समाज से। वैसे यहाँ पर गलत दिया है, इनके जो रियल फाउंडर थे वो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अब नेक्स्ट हमारा है एमजी रानाडे जो है वो यहाँ पर जुड़े हैं पूना सार्वजनिक सभा से। अब देखते हैं इससे होता है, यानी कि ए का हमारा सेकंड, तो देखा जाए बी आपका आंसर आ जाता है। देन हम देखते हैं जी के जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो आपके जुड़े हैं यहाँ भारत सेवक समाज से, और लाला हंसराज जो है वो आपके थर्ड से जुड़ते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर कैसे, केशव चंद्र सेन मैंने कहा आदि ब्रह्मो समाज, लाला हंसराज यहाँ पर आर्य समाज, गोपाल कृष्ण गोखले आपका हो गया यहाँ पर एक सेकेंड, आपका यहाँ टाइपिंग एरर है क्या, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की एमजी रानाडे जो है वो पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉ कोड जो है वो यहाँ पर जो लोग दिए गए हैं उनमें से किससे रिलेटेड है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। तो ठीक है, इसका राइट आंसर है हम्मुराबी। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि हम्मुराबी थे कौन। अब यहाँ पर हम देखिए जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे उनमें से हम्मुराबी के बारे में हम जानते हैं। अब हम्मुराबी जो थे वो एक बेबीलोन जो है उसके अंदर, बेबीलोन एक जगह है, वहाँ पर एक फर्स्ट डायनेस्टी आई। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसके 6th जो किंग थे वो हम्मुराबी थे। अब जो हम्मुराबी है तो उन्होंने यहाँ क्या किया, कुछ लॉज बनाए, कुछ कोड्स बनाए, और उनको यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक स्टोन के ऊपर इंस्क्राइब करा दिया। अब यहाँ पर उन्होंने 282 लॉज जो है वो यहाँ बनाए थे और यहाँ पर जो है डिस्प्ले कर दिया। अब ये जो लॉज है ये बहुत सारे अलग अलग मैटर्स पे थे, लीगल मैटर्स पे, फैमिली लॉज, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे तो उसमें से कौन से जो ऑप्शन सही जाता है वो होता है हम्मुराबी। तो मैंने आपको हम्मुराबी के बारे में बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्नुंग कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर कहाँ कि मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है यहाँ नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जिसको आप नैम भी बोलते हैं तो यहाँ उससे ये जुड़ा है। तो यहाँ पर नाम के बारे में आप देख सकते हैं। पहले बर्नुंग कॉन्फ्रेंस जो है 1955 के अंदर हुई, लोकेशन बर्नुंग इंडोनेशिया। यहाँ पर 29 एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनका एम यहाँ क्या था कि यहाँ पर क्या होगा, जो अफ्रो एशियन कंट्रीज़ है वो मिलके इकोनॉमिक एंड कल्चर कोऑपरेशन में जो है साथ देंगी और अपोज करेंगी जो भी यहाँ पर उपनिवेशवाद है उसको। और इसी के साथ इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये हुआ कि इसने जो एक बैकग्राउंड है सेट कर दिया फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट आपका है जो ये स्टेटमेंट है या जो ये व्यू है, ये विचार है, ये किसका है, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सिले। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो वाइट मैन बर्डन जो थ्योरी है वो यहाँ पर किस बारे में है, यानी किस सिद्धांत के ऊपर ये जो है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो इम्पीरियलिज्म है। अब इस थ्योरी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो आप देखिए जो ये थ्योरी है वाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है। तो इसको जो है रुडियार्ड किपलिंग ने जो है सबसे पहले बताया था। तो ये थ्योरी यहाँ पर ये कहती है कि जो वाइट मैन है, यानी कि जो यूरोप के अंदर जो वाइट मैन रहते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग क्या है ना, हम लोग सिविलाइज हैं,
अब यहाँ पर जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यानी जिनको कॉलोनीज़ वगैरह बनाए, वो क्या है, वो यहाँ पर सिविलाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है, उनको सिविलाइज बनाना है। तो ये क्या है, वाइट मैन, जो गोरे लोग हैं उन पे बर्डन बन जाता है कि हमें जो है उन लोगों को सिविलाइज बनाना है, ये हमारा काम है। तो यहाँ पर ये वाइट मैन बर्डन थ्योरी इस चीज़ को लेके आती है। नेक्स्ट आपका है कन्फ्यूजनिज्म जो है वो डेवलप सबसे पहली बार कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा चाइना के अंदर। तो चाइना। अब जो कन्फ्यूजनिज्म है, तो यहाँ पर एक फिलोसफर थे कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस जो थे वो यहाँ पर उनका टाइम पीरियड जो है, एक सेकेंड यहाँ एक्सप्लेनेशन में है, यहाँ पर 6 से 5 BC के टाइम पीरियड पे थे। और कन्फ्यूशियस जैसे मैंने कहा ये एक फिलोसफर थे। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, जो इन्होंने एक फिलॉसफी दी किस चीज़ पे, मॉरल वैल्यूज़ पे, आप फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए, आप किस तरीके से सब पे प्यार से बात कीजिए, सोशल हारमनी, प्रॉपर कंडक्ट। तो इनकी जो फिलॉसफी है, तो चाइना ने क्या किया, जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाया तो उनकी फिलॉसफी को ही उन्होंने ध्यान में रखा। तो बाद में जो है कन्फ्यूजनिज्म वाली जो फिलॉसफी है, बाद में वो चाइना के अंदर उनका पॉलिटिकल सिस्टम बन गई। अब यहाँ पर यही जो फिलॉसफी है, बाद में इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन सी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज से इन्फ्लुएंस हुई, लाइक कोरिया, जापान, वियतनाम। तो बाद में जो है उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। तो यहाँ पर ये सारे आपके जो है क्वेश्चन में हिंदी में मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस है समझ आए हों, क्योंकि हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ ये नहीं है कि हमने कर लिया, हमें एक्सप्लेनेशन में जाना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए जो हमें जानना है। तो आप जो है यहाँ पर क्या करना है, हमारा यहाँ मोटिव क्या है, हमारा ये है कि जब हम 2004 से लेके 2025 तक जब हम जाएंगे, 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना सीख चुके हों कि हमें जो है बहुत हेल्प हो हमारे दिसंबर के अंदर JRF लेने में। तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए। अब आप जाएंगे, इनको जो है, जो मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता है आपने जो है नोट्स बनाए होंगे, अपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको, उनके अंदर इनकी छोटा छोटा लिख के जो है शॉर्ट नोट्स के अंदर आप इनको ऐड करिए, ऐड करके इनको बार बार पढ़िए, देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर रिवीजन होता रहेगा, आपके जो नोट्स में है जो मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऐड होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको दिसंबर को जो है तैयारी करनी है, ताकि आप जो JRF है उसको अचीव कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक कर रहे हैं, और बेसिक से हम एडवांस जाएंगे। एडवांस क्या है, 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक हमें जाना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, और अगर आपको ये सेशन लगा कि हाँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इससे आपको हेल्प मिली, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें। और जल्दी से जो है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट एक और यहाँ पर सेम आपकी PYQ सीरीज़ के अंदर एक और सेशन। और इसी के साथ बहुत जल्दी मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि जो आपकी लैंड पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर एक सेशन जो है मैं जल्दी से लेकर आऊँ, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम उस पर एक सेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक सेकेंड।